हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 रहने वाला है। आज हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, हम देखेंगे अगर हमारा ये 20 से 25 मिनट्स के अंदर कवर हो जाता है तो हम इसको आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइम हमारा हो जाता है तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि गाइज बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर टॉपिक की लेंथ जो है वो 20 से 25 मिनट्स के अंदर ही होनी चाहिए। तो गाइज, मैं आज यही कोशिश करूंगा। अगर 20 से 25 मिनट के अंदर टॉपिक कवर हो जाता है तो गाइज मैं इसको कवर कर लूंगा। अगर नहीं होता है तो गाइज मैं इसको दो पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें क्या है गाइज, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे हुए हैं, तो गाइज यू हैव टू आंसर अप दोज क्वेश्चंस। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है हमारा जो डेली क्लासेस है उसका ऐसे चलने वाला है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी डेली रूटीन रहती है, कोटेशन, फिर लेसन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट में रहते हैं। तो गाइज ये है हमारी आज की कोटेशन। कि देखो गाइज, सिंपल सी बात एक होती है कि अगर आप ये कहोगे कि यार वो अच्छा अच्छा पर्सन है, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, वो अच्छा पर्सन है, आपको किसी के बारे में कोई आर्ग्यू नहीं करना है, कोई डिस्कस नहीं करना है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। ठीक है, ये कही है मार्कस ऑरेलियस ने। ठीक है, वो कहते हैं कि आपको कभी ये डिस्कस ही नहीं करना है कि वो अच्छा पर्सन है, अच्छा पर्सन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छा पर्सन बनना है, ना कि आपको डिस्कस करना है कि कोई अच्छा पर्सन है कोई बुरा पर्सन है। ठीक है गाइस, आज के बाद आप डिस्कस नहीं करोगे कि वो अच्छा पर्सन कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपको बस ये डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना ही नहीं है बल्कि आपको एक अच्छा पर्सन बनना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये है हमारा आज का टॉपिक जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी, ठीक है, उसने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो सबसे पहले इसकी डिमांड कहाँ से आई, फिर उसके बाद कैसे हुआ, हम पूरी प्रक्रिया को इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो कहाँ से आई, 1934 में। एक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया जो है, इसको सबसे सबसे आगे मतलब हमारे सामने किसने रखा, ठीक है, लोगों के सामने किसने रखा, एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय कौन थे, ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी इंडिया की उसके पायनर थे। ठीक है, उसको शुरू करने वाले थे। उसके बाद 1935 में गाइस, अब यहाँ पे क्या चलेगा, बिल्कुल जैसे कि पहले किसने कहा, उसके बाद किसने कहा, उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई, हम डेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पहली बार ये ऑफिशियली डिमांड करती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करेगी। ठीक है, फिर 1938 में क्या होता था गाइस, 1934 में सबसे पहले डिमांड आई इसकी। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या किया, ऑफिशियली डिमांड कर दिया। फिर 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं, ठीक है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया जाएगा, वहां पे किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। उसको फ्रेम कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इलेक्ट होगी वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे की बेसिस पे क्या होगी, इलेक्ट होगी। तो गाइज, इसके बाद है डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, डिमांड को एक्सेप्ट किया, जिसको अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कहा जाता है। अब अगस्त ऑफर को अगर पूछा जाए, अगस्त ऑफर है क्या, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। तो 1942 में क्या होता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी क्रिप्स मिशन आपने सुना होगा। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो होते हैं वो कैबिनेट जो क्या होती है, कैबिनेट के एक मेंबर होते हैं, वो इंडिया आता है, जैसे कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। ठीक है, यहाँ पे एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, किसके ऊपर, कि इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जिसको कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद अडॉप्ट किया जाएगा। तो गाइस, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी, और वर्ल्ड वार सेकंड जो है कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर नहीं आता है तो गाइस इसको आप सर्च कीजिएगा। फिर है जो क्रिप्स प्रपोजल जो है उसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जो कि क्या चाहते थे कि इंडिया को दो ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड किया जाए और दोनों की अपनी सेपरेट
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हों। तो फाइनली क्या होता है कि कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में आता है, ठीक है, उसको इंडिया भेजा जाता है। उसके बाद जब ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है उसको रिजेक्ट कर देती है, यहाँ पे एक स्कीम लाती है सबके सामने। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्कीम सबके सामने लाती है, ठीक है, जो मुस्लिम लीग को उससे सेटिस्फाई नहीं होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन लोग थे, कितने मेंबर थे, कितनी प्रोविंसेस थी उसमें, ठीक है, किस प्रोविंसेस की कितनी सीट्स थी, वो जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसको नवंबर 1946 में याद रखेगा आप, इसको नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। ये स्कीम किसने फॉर्मुलेट की? इस स्कीम के अंडर जो कैबिनेट मिशन प्लान जो यहाँ पे आया था, जो कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया था, ठीक है, उसकी स्कीम के अंतर्गत इसको क्या किया गया? फॉर्मुलेट किया गया नवंबर 1946 में। अब जो ये स्कीम थी उसके कुछ फीचर्स थे। क्या फीचर्स थे? कहते थे, ये स्कीम कहती है कि टोटल स्ट्रेंथ जो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, वो क्या होगी? 389 होगी। कितनी होगी गाइज? 389 टोटल स्ट्रेंथ होगी। उसमें से 296 सीट्स जो हैं वो अलॉट की जाएंगी, वो दी जाएंगी ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब जो 296 सीट हैं जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी, उसमें से 292 मेंबर जो होंगे उनको 11 गवर्नर प्रोविंसेस से क्या किया जाएगा? उनको 11 गवर्नर प्रिंसेस से लाया जाएगा। तो अब वो गाइस 11 जो गवर्नर प्रिंसेस थी वो कौन सी थी? तो गाइस अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वो जो 11 गवर्नर प्रिंसेस थी उनके नाम लिख सकते हैं गाइस। वो थी मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल एंड आसाम। ठीक है गाइस, जो 11 गवर्नर प्रिंसेस उनके नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, ठीक है, यानी कि हर एक से एक एक लिया जाएगा। अब वो 4 गवर्नर प्रोविंसेस कौन सी थी गाइस? आप अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, दिल्ली, ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा, कोर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। इन 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से एक एक मेंबर जो है हर एक प्रोविंस से लिया जाएगा। तो गाइस ये हो गया हमारे टोटल 296 जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी। उसके बाद हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स जो है, प्रिंसली स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट जो है, इनके अगर छोटे छोटे स्टेट होंगी तो वहां पे उसको ग्रुप बनाया जाएगा उन स्टेट्स का। उस पर क्या होंगी? उनको सीट्स अलॉट की जाएंगी इन प्रोपोर्शन टू देयर, जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन पे उनको क्या किया जाएगा? सीट अलॉट की जाएंगी। रफली अगर देखा जाए तो क्या था, एक सीट अगर उनको दी जाती तो एवरी मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे उनको एक सीट वहां पे मिलनी थी, ठीक है। अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन किसी स्टेट की नहीं है तो वहां पे ग्रुप ऑफ स्टेट बना के वहां की एक सीट उनको अलॉट करना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सीट जो है जो हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को अलॉट की जाती हैं, ठीक है, फिर उनको 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जर्नल, ठीक है। जर्नल कौन हो गए? जर्नल वही लोग हो गए, मुस्लिम्स और सिख्स के अलावा बाकी सब लोग के आगे जर्नल आ गए, ठीक है। अब उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी उनको सीट्स मिलनी थी। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक कम्युनिटी के, ठीक है, उनको इलेक्ट किया जाएगा मेंबर के जरिए। उस कम्युनिटी के मेंबर जो होंगे वो उनको इलेक्ट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ, और जो वोटिंग जो होगी, ठीक है, वो किस मेथड से होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मेथड होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मेथड पे आपको एक वीडियो दूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मैं पूरा मेथड आपको वहां पे समझाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल याद रखना है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ठीक है, उसको वहां पे बनाया गया था, उसको वहां पे लोगों ने वोट किया था, किस मेथड से किया था? जो मेथड मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। उसके बाद गाइज इसका और फीचर है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है, उनको
जो हेड होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने नॉमिनेट करना था। फिर अब ये क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, ये पूरी इलेक्टेड नहीं थी और पूरी नॉमिनेटेड नहीं थी। क्यों? अब ये नॉमिनेटेड कैसे आया? यहाँ पे नॉमिनेटेड वैसे आया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो उनके हेड थे, उन्होंने उनको क्या करना था, उनको नॉमिनेट करना था। ठीक है, आखिर में क्या होता है कि जो मेंबर जो होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर के द्वारा। ठीक है, हु देमसेल्व्स, अब जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर हैं जिनको लिमिटेड जो फ्रेंचाइज थी, अब लिमिटेड फ्रेंचाइज क्या थी गाइस? लिमिटेड फ्रेंचाइज वो थी कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, ये सब चीजें उनके पास थी, उसको कहते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज। यानी कि ये सब लोगों के लिए फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, इन प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को जो यहाँ पे इलेक्ट किया गया था, ठीक है, तो उनको लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्ट किया गया था। तो गाइस जो इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 296 सीट्स के लिए जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को अलॉट की जाती हैं, वो कब होते हैं? अगस्त 1946 का याद रखेगा, अगस्त 1946। अब नवंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन जाती है। अब उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो जाती है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। तो अगस्त 1946 को उसके लिए इलेक्शन होते हैं, जुलाई से अगस्त के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे 208 सीट्स मिलती हैं और मुस्लिम लीग को 773 सीट्स यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और जो स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट होते हैं उनको बाकी बची हुई 15 सीट्स मिलती हैं। जबकि 93 सीट्स जो हैं जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी, ठीक है, वो फिल नहीं हुई क्योंकि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा नहीं लेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, इसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इसको इलेक्ट नहीं किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक सेक्शन के, इंडियन सोसाइटी के हर एक सेक्शन के मेंबर थे। हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं गाइस? जो लोग बाहर के इंडिया में रहते हैं उन्हें कहते हैं हम एंग्लो इंडियंस। इंडियन क्रिश्चियन, एससीज, एसटीज इंक्लूडिंग वुमेन एंड ऑल दीज सेक्शन, ये सब थे। ठीक है, इन सब सेक्शन के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे। अब जो असेंबली जो है, ठीक है, इसमें सारी पर्सनैलिटीज थी इंडिया की, उस वक्त की इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वहां पर नहीं थे, महात्मा गांधी उस कमेटी में नहीं थे, महात्मा गांधी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। याद रखेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे? नो, ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ द महात्मा, ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम थोड़ा वर्किंग की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग जो होती है वो होती है दिसंबर 9, 1946। क्योंकि नवंबर में जो है, नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका पहली मीटिंग कब होती है? दिसंबर 9, 1946 को। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया? उस मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट क्या होता है कि मतलब उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या इंसिस्ट किया, बार बार उन्होंने एक ही चीज को दोहराया कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान की। ठीक है, अब इस मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा गाइज, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। ठीक है, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस में अब देखो यहाँ पे फ्रेंच प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि फ्रेंच में इस तरह होता है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता था, ठीक है, उसको क्या बनाया जाता था? प्रेसिडेंट बनाया जाता था असेंबली का। उसी तरह भी इन्होंने उसी प्रैक्टिस को क्या करते हुए, फॉलो करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको टेम्परेरी टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया। जब पहला सेशन होता है दिसंबर 9, 1946 को। ठीक है, बाद में क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसको परमानेंट जो है प्रेसिडेंट बनाया जाता है असेंबली का। ठीक है, इसको इलेक्ट किया जाता है। सिमिलरली क्या होता है, इसी तरह क्या होता है कि बोथ H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी, याद रखेगा गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि H.C. मुखर्जी, ठीक है,
और वीटी कृष्णामाचारी, इनको वाइस प्रेसिडेंट्स बनाया गया असेंबली का। 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे गाइस असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। तो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और वीटी कृष्णामाचारी एंड एच.सी. मुखर्जी, ये 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। दूसरे वार्ड में अगर हम कहें तो असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। सिंपल सी जो बात यहाँ पे आ जाए। अब है गाइस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आज हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि गाइस वीडियो फिर लंबी हो जाती है। आज हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक ही पढ़ेंगे, कल हम इसके बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे? अब देखो गाइस, अगर कोई चीज हम तैयार करते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो किसी बेस पे टिकी होती है, उसके जो है उसका कोई ढांचा होता है, तो बस वैसे ही ये ढांचा समझ लो आप। अब क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? क्या है? दिसंबर 13 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि देखो पहला इलेक्शन यहाँ पे कब हुआ था, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ कि पहली मीटिंग जो इसकी कब होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और इसका जो पहला जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे लाए जाते हैं वो लाए जाते हैं 13 दिसंबर 1946 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस पर्सनैलिटी ने मूव किए, ठीक है, असेंबली में किसने लाए, वो लाए गए जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाए? दिसंबर 13 1946 को उन्होंने लाए, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें फंडामेंटल थे और फिलोसफी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, वो सब इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे वो सब इसके अंतर्गत थे। तो गाइज देखिए, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स, यहाँ पे पूछे भी जा सकते हैं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताएं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में से इनमें से कौन से आते हैं या कौन से नहीं आते हैं। ऑप्शन दिए होंगे, आपको वहां पे क्लिक करना होगा। तो गाइस देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे। जो पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये डिक्लेयर करती है, इसके फर्म और सॉवरेन उसमें रिजॉल्व करेगी और प्रोक्लेम करती है इंडिया को कि इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक रहेगा, ठीक है, और अपना फ्यूचर जो यहाँ पे गवर्नेंस होगा इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो टेरिटरीज होंगी जो अभी ब्रिटिश इंडिया में है, ठीक है, वो जो टेरिटरीज हैं जो अभी क्या करती हैं, इंडियन स्टेट को फॉर्म करती हैं, या कोई दूसरा पार्ट है इंडिया का, या इंडिया के बाहर का कोई पार्ट है, या और जो स्टेट जो हैं और बाकी टेरिटरी जो हैं वो विलिंग है इसको कंस्टिट्यूट करने के लिए इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया में, ठीक है, वो क्या होगी, वो सारी ही यूनियन होगी। गाइस यहाँ पे सिंपली कहा गया है जो भी हमारे इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया में आना चाहेगा, जो विलिंग होगा, तो वो सब क्या होगी, वो एक यूनियन होगी हमारे इंडिया की, वो क्या होगी, इन सब की एक यूनियन होगी। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहा उन्होंने कहा कि जो ऊपर उन्होंने टेरिटरीज कही, यानी कि कोई भी टेरिटरी, चाहे ब्रिटिश टेरिटरी हो या ग्रुप ऑफ स्टेट जो होंगी, चाहे कोई भी चीज जो कोई भी टेरिटरी, कोई भी स्टेट प्रोविंस जो विलिंग होंगी इंडिया की सॉवरेन उसमें क्या होने के लिए विलिंग होंगे, अगर वो चाहते होंगे खुद, तो उन टेरिटरीज में क्या होगा, वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्री, या तो जो उनकी प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं या दूसरी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ होगा, ठीक है, वो पॉजेस करेगा और रिटेन करेगा ऑटोनॉमस यूनिट का, ठीक है, वो स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट का एक साथ रिटेन करेगा विद रेजिड्यूरी powers and exercise all powers and function of government and administration save and accept such powers and function are as are vested in or assigned to the union or as inherent or implied in the union resulting therefrom, ठीक है। जो रेजिड्यूरी पावर होंगी वो सारे फंक्शन कौन करेगा, वो सारे फंक्शन होंगे गवर्नमेंट के, वो सारे फंक्शन यहाँ पे कौन उनको एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी यहाँ पे वो सब उनके फंक्शन को देखेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी पावर और अथॉरिटी होगी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स और ऑर्गन्स जो होंगे गवर्नमेंट के, वो सब कहाँ से ड्राइव किए जाएंगे, जो लोग होंगे उनसे ड्राइव किए जाएंगे। देखो गाइस यहाँ पे मैं आपको फिर से एक चीज समझा लेता हूँ कि जो लोगों के जो उनके पास पावर होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहाँ के, ठीक है, वो सब कहाँ से आएंगे, उन सबको कौन इलेक्ट करेगा, उन सबको पीपल यानी कि जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वही उनको इलेक्ट करेगी। जो लोग गवर्नमेंट को बनाएंगे, ठीक है, वो कौन लोग होंगे, वो कौन लोग होंगे, वो सिंपल इंडिविजुअल्स होंगे, वो हमारी तरह लोग होंगे,
ठीक है, ये था चौथा। उसके बाद पांचवा ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ पे ये गारंटी की जाएगी और सिक्योर किया जाएगा जितने भी लोग हैं उनको जस्टिस मिलेगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको सब कुछ, ठीक है। सारे जो लॉ है, कानून के सामने सब क्या होंगे। देखो गाइस, जैसे आप आज फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं तो ये सब कब डिक्लेयर किया गया था, कब बताया गया था, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया था। उसी वक्त ये सब बातें उन्होंने कह दी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेस किस तरह होगी, क्या क्या बनाया जाएगा, ठीक है। जो फ्रीडम है थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा बोलने का हक है, ठीक है, हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो लॉ और पब्लिक मॉरलिटी के सब्जेक्ट में होगा उसके लिए उसकी भलाई के लिए होगा, तो वो सब काम हम कर सकते हैं, वो पहले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बता दिया गया था। उसके बाद जो एडिक्वेट सेफ गार्ड होंगी वो क्या किए जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड्स को, ट्राइबल एरियाज को और डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को क्या किया जाएगा, उनके लिए खास सेफगार्ड लाई जाएंगी, ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस भी लाई जाएंगी, ये भी पहले ही बताया गया था। उसके बाद जहां पे वेयर बी शैल बी मेंटेन, और जो इंटीग्रिटी जो है हमारे टेरिटरी की, ठीक है, इंटीग्रिटी जो है हमारी जो रिपब्लिक है उसकी टेरिटरी की, उसको भी मेंटेन करेगा, और इसके जो सॉवरन, जो इसके राइट्स जो हैं लैंड, सी और एयर पे, ठीक है, उन सबको क्या करेगा, मेंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है। जो सिविलाइज्ड नेशन की जो लॉ होती है और जस्टिस के अकॉर्डिंग उन सबको क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है गाइस हमारा 8th जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 8 ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आते हैं। गाइस नंबरिंग में आप पूछ सकती है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कितने थे, क्या नंबरिंग थी उनकी। अब जो 8th जो है, कहते हैं कि जो एनिशेंट लैंड जो है वो अटेन करती है इसका राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, और ये बनाती है यहाँ पे फुल और विलिंग कंट्रीब्यूशन करती है कि हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे और जो वेलफेयर है मैनकाइंड की उसको भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। ये सब कब बताया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये सब बातें बताई गई थी, ठीक है गाइज। अब जो रेजोल्यूशन जो है यूनानिमसली इसको अडॉप्ट किया गया था, कब, जनवरी 22, 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो शेपिंग मतलब जो शेप होनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, वो सब इससे इन्फ्लुएंस हो जाती है थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस, जितनी भी इसकी स्टेजेस थी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सब इससे ही इन्फ्लुएंस हो जाती है, उस पूरी शेप इन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आती है। और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन जो है, जो आज हमारे जो उस वक्त के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे उनका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो आता है हमारे जो प्रियम्बल है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसकी फॉर्म में आ जाता है गाइज, ठीक है। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो गाइज अब इसका अगला पार्ट हम कल करेंगे। मैंने कहा था कि अगर हमारे 20 से 25 मिनट के बीच में वीडियो आ जाती है उसके बाद हम आगे इसका कल डिस्कस करेंगे। तो गाइज कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनके आंसर्स आपको मुझे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इनके आंसर्स आपको पीडीएफ में, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर के 1 आवर के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैं वहां पे भी इसको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की वो कंप्राइज करती है किससे, 292 मेंबर जो होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस के होंगे और 4 जो होंगे चीफ कमिश्नरीज होंगे और 93 जो होंगे प्रिंसेस स्टेट के होंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 लगा के गाइस अच्छे से क्वेश्चन नंबर लगा के, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस, ठीक है। यह है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब पहला सेशन जो हुआ, इनॉग्रेशन सेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उस वक्त उसके चेयरमैन किसको बनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार पटेल, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि अभी पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनमें से कौन सी कमेटी को चेयर किया गया था
किसने चेयर किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर है हमारे पास यूनियन पावर्स कमेटी। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन सी कमेटी को, 4 कमेटी यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है, इनमें से कौन सी कमेटी को उन्होंने हेड किया था, कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे? वो थे गाइस यूनियन पावर्स कमेटी के। तो गाइस यहीं पे आज हम खत्म करते हैं। तो गाइज यहीं पे लेक्चर को हम आज अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। गाइज अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो भी पढ़ सकें। सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो देखने के लिए आपका गाइज बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ठीक है। तो गाइज वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।